हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे आपका, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि टॉप 10 जो होगा वो पॉलिटेक्निक के। और पॉलिटेक्निक में पूछे गए बार बार एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, ठीक है। तो बार बार एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उसी प्रश्न को हम हल करेंगे और कुल प्रश्न होगा हमारा 10। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला हमारा प्रश्न है कि वैद्युत संयोजक बंद होता है। वैद्युत संयोजक बंद होता है। तो याद रखिएगा कि वैद्युत संयोजक जो बंद होता है वो वैद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु समूहों का होता है, ठीक है। न कि वैद्युत आवेशित अणुओं का नहीं होता है, बल्कि आवेशित परमाणु या परमाणु समूहों का होता है। उसी को वैद्युत संयोजन बंद कहा जाता है, ठीक है। तो पहले का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा प्रश्न है कि मेरक्यूरस नहीं बल्कि ये मर्क्यूरस है। क्या है? मर्क्यूरस है, ठीक है, जिसको हम Hg से लिखते हैं। तो मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। तो मर्क्यूरस आयन का प्रतीक जो होता है प्लस का 2 और नीचे क्या होता है 2 होता है, यानी कि ये धनावेशित होता है। 2 धनावेश होता है इसमें, इसी को बोला जाता है मर्क्यूरस आयरन, ठीक है। मर्क्यूरस आयरन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पारा। Hg का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है? पारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा, ए जो होगा, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि मर्क्यूरस आयरन का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि एक तत्व, ठीक है, एक तत्व एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक जो है इसका कितना है 19 है, और इसका परमाणु भार कितना है 39 है। तो हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए कि हमारा जो फार्मूला होता है, ठीक है, हमारा जो फार्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या है, ई बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, बराबर परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को पी से लिखते हैं और परमाणु क्रमांक जो होता है वो उसी के बराबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक ये रहा और ये बराबर हो जाएगा किसके 19 का। अगर सिंपल सी भाषा है, अगर ये चीज़ हमको दिया है, अगर पूछता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक तो 19 है, ये तो पहले से दे ही दिया है। अगर इसमें पूछता है कि प्रोटॉनों की संख्या कितना है, तो हम क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की भी संख्या 19 ही है। अगर इलेक्ट्रॉन का कहता है तो भी कितना होता है 19 होगा। लेकिन इसमें कहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है हमारा, वो फार्मूला है आपका, ठीक है, वो फार्मूला है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो परमाणु भार कितना दिया है, तो कहेंगे कि सर परमाणु भार ये नहीं बल्कि परमाणु भार कितना है आपका 39 है, यानी कि 39, और माइनस प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर प्रोटॉनों की संख्या जो है वो आपका कितना है 19 है। प्रोटॉनों की संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 19, और जब 39 में से 19 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा 20, और यही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया है आपको? तो ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो फार्मूला है आपको इसे याद रखना है। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। इस फार्मूले को अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस यौगिक में, ठीक है, यहाँ पे किस है, किस यौगिक में किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, यानी कि वो कौन सा यौगिक है जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, तो वो है आपका एथेन। क्या है? एथेन। इस एथेन में जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं C2H6, इसका जो फार्मूला होता है, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का आप जानते ही हैं क्या होता है, MgCl2, यानी कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये आपका, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये आपका सहसंयोजक बंध नहीं है, बल्कि C2H6 जो एथेन है यही आपका सहसंयोजक बंध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका विश्लेषण, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहता है, ठीक है, इसकी व्याख्या क्या कहता है। तो व्याख्या में है कि C2H6 का निर्माण जो है कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है। किससे हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है, के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना ही साझेदारी कहलाता है, ठीक है।
अतः यह एक सहसंयोजक यौगिक है, अर्थात इसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से ही बनता है और इनके बीच क्या होती है, साझेदारी होती है और इसी को कहा जाता है सहसंयोजक बंध। ठीक है ना, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन में कौन से बंध उपस्थित होते हैं, तो सहसंयोजक बंध, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एथेन। समझ में आया आपको? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक विद्युत संयोजी यौगिक है। तो देखिए MgCl2 जो है एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। ठीक है, अब वैद्युत संयोजी यौगिक होता क्या है, तो नीचे आपको व्याख्या में दिया गया है कि जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर, किसी अन्य परमाणु को क्या देकर, इलेक्ट्रॉन देकर परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बनने वाला यह बंध वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। यानी कि इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, कह रहा है ना कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर, या तो किसी को देगा या किसी से लेगा, तो यही जो होगा आपका अपना अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, यानी कि अपने कोष को पूरा कर लेगा, उसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो MgCl2 जो है यह एक प्रकार का क्या है, वैद्युत संयोजी यौगिक है। ठीक है, तो 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 6 नंबर है हमारा, 6 नंबर है कि ए एक धन विद्युतीय तत्व है, बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता होगी। एक धन विद्युतीय तत्व है, कोई धन विद्युतीय तत्व होगा जिसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी। तो ध्यान रखना, इसकी संयोजक कह रहा है कि बाहरी कोष में, यानी सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अपने इस अस्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसे और कितने की आवश्यकता होगी, तो कहेंगे कि सर 3 की आवश्यकता होगी। अरे क्योंकि 2 8 होता है ना, 2 8, यानी कि पूर्ण करने के लिए तो कितने के होंगे, 3 के, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3 होगा। क्यों होगा, तो देख लीजिए व्याख्या में आपको बताया गया है कि चूंकि तत्व के बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। जैसे ही प्लस अगर इसमें 3 आएगा तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, 8, और यह अपने विन्यास, अपना जो अस्थायी विन्यास है उसको पूर्ण कर लेगा। ठीक है, प्राप्त कर लेगा। अतः इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, कितना होगा, 3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 7वां, जो किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है तो उसकी संयोजकता होगी। किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है तो इसकी संयोजकता होगी। तो आप जानते हैं कि जब उसमें कितने प्रोटॉन हैं, कह रहा है कि 9 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर दे दिया है 9। ठीक है, पूछ रहा है कि इसकी संयोजकता होगी। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो इसका होगा 2, और 2 के बाद से आता है कितना, हमको लेकर जाना है 9 तक, तो 2 के बाद से आएगा 7, हम यहाँ पे 8 कर नहीं सकते, तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए कितना कम हो रहा है, यानी कि बाह्य कोष जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो इसको पूर्ण करने के लिए और कितना चाहिए हमको, 1 चाहिए, यानी कि इसकी जो संयोजकता होगी आपकी 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। तो ये जो होगा आपका इसका फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि व्याख्या में आपको बताया गया है क्या, कि 9 प्रोटॉन वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है, अतः अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अतः इसकी जो संयोजकता होगी वो आपका +1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न है कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो देखिए ऑक्सीकरण, 8वां प्रश्न है कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, यानी कि HNO3 में हमें बताना है कि N की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है। तो हम मान लेते हैं कि N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 1 है। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि आपको कि इसमें जो है हाइड्रोजन, यानी कि H का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +1 होता है, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो माइनस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए H का मान, तो H का मान क्या है, +1, ठीक है, प्लस N का क्या माने है, तो कहेंगे कि सर 1 माने है, प्लस O का कितना है, तो O का हम बताए थे कि अभी माइनस कितना है, 2, और इंटू क्या है, 3, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो ये होगा कुछ हमारा
प्लस का 1 प्लस एक्स और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो -6 होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे तो 6 में से 1 जाएगा -5, यानी कि x माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 5। आया समझ में आपको? तो यानी कि x का जो मान होगा वो 5 होगा। कितना होगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए। समझ में आया है आपको? हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है भाई, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस एक एक चीज़ का लेंगे, ठीक है। एन का लेंगे तो एन का माने थे x प्लस ओ का माने थे क्या, तो ओ का हम जानते हैं -2 होता है इंटू 3 और इसके बराबर क्या हो जाता है 0। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका मान प्लस में क्या आएगा 5 और प्लस में 5 जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं 9वें प्रश्न पे। तो दिया भी है व्याख्या में क्या दिया है, तो कह रहे कि हम जानते हैं कि H, यहाँ पे H है, H की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्या होती है? +1 होती है। तथा ऑक्सीजन की, ठीक है, तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2 होती है। तो इसलिए हम मान लेंगे कि HNO3 में N की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है? x है। और इसके आधार पर हम हल करेंगे तो हमारा मान प्लस का कितना आएगा 5 और यही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तेल हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। तो याद रखना तेल हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया जो होती है वो विषमांगी उत्प्रेरण होती है। अब विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता क्या है? तो ध्यान रखना कि जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो? भिन्न हो, तब उत्प्रेरण क्या कहलाता है? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्थाएं होगी वो कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी, इसलिए इसको विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। और तेल और हाइड्रोजनीकरण की जो अभिक्रिया है वो विषमांगी उत्प्रेरण है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है जो कि ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। कह रहे कि अमोनिया निर्माण में हावर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा कि हावर विधि में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो आपका होता है Fe+MO। Fe+ क्या होता है? MO होता है। अब Fe+MO यानी कि Fe को तो जानते ही हैं, Fe को क्या कहा जाता है? तो आयरन कहा जाता है, ठीक है। MO क्या है? तो MO जो है आपका मोलिब्डेनम होता है जो वर्धक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वर्धक का। इसलिए जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दिया भी है व्याख्या में कि अमोनिया के संश्लेषण की हावर विधि जो होती है वो Fe का प्रयोग करके यानी उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जहाँ MO मोलिब्डेनम यानी वर्धक का कार्य करता है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।